हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की फ्लेमिंगो बुक से सिक्स्थ चैप्टर, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये जो पोएट्स एंड पैनकेक्स है, इसका इसको अशोकामित्रन के द्वारा लिखा गया है और ये जेमिनी स्टूडियो के बारे में है। अबाउट द ऑथर अशोकामित्रन 1931 2017। अशोकामित्रन, जिनका जीवन काल 1931 से 2017 तक का रहा, ए तमिल राइटर। वो एक तमिल लेखक थे। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विथ बॉस। उन्होंने एक किताब लिखी थी माई ईयर्स विथ बॉस। उसके अंदर उन्होंने जेमिनी स्टूडियो के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई उनका वर्णन किया था। उन्होंने उनके बारे में बताया था भी क्या क्या घटनाएं हुई थी। विच टाक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। यह किताब भारत में जीवन के प्रत्येक पहलू पर फिल्मों के प्रभाव को बताती है। द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई वाज सेटअप इन 1940। जेमिनी स्टूडियो जो चेन्नई में स्थित है की स्थापना 1940 में हुई थी। इट वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली। यह भारतीय फिल्म निर्माण के प्रारंभिक वर्षों का सर्वाधिक प्रभावशाली फिल्म निर्माता संगठनों में से एक था। इट्स फाउंडर संस्थापक। इट्स फाउंडर वाज एस एस वासन। इसके फाउंडर थे वो एस एस वासन थे। एस एस वासन का चित्र आप देख रहे हैं आप। द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट, इसको अंडरलाइन कीजिए आप यहाँ से। द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग आउट ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। जो अशोकामित्रन है, जेमिनी स्टूडियो में उनका काम था अखबार में से जो अलग अलग विषयों के ऊपर जो कतरनें थी उनको काटना और बाद में उनको फाइलों में चिपकाना और स्टोर करना। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड। कई समाचारों को तो हाथ से लिखना पड़ता था। आल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। हालांकि उनका काम एक महत्वहीन काम था। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली। हालांकि उनका काम था जो एक महत्वहीन मामूली काम था, फिर भी वो जेमिनी स्टूडियो के परिवार के जो सदस्य हैं उनमें सर्वाधिक जानकार व्यक्ति थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सरेप्ट बोलते हैं अंश को, फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। नीचे जो अंश दिया गया है उनकी किताब है माई ईयर्स विद बॉस, उसमें से एक अंश लिया गया है। अब शुरू करते हैं। पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रकलोड्स। स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पहला इसका प्रश्न ये बनेगा कि पेनकेक क्या है। तो पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। जो पेनकेक था वो एक मेकअप सामग्री का ब्रांड नेम था। दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन ट्रकलोड्स, जो जेमिनी स्टूडियो ट्रक भर भर के खरीदता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। जो ग्रेटा गार्बो थी, स्वीडिश एक्ट्रेस, उन्होंने भी इसको काम में लिया होगा, क्योंकि वो भी 1950 के समय की थी, तो उस समय हो सकता है उन्होंने काम में लिया हो। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। जो इंडियन एक्ट्रेस थी मिस गोहर, हो सकता है उन्होंने भी इसको काम में लिया हो। वैजंतीमाला को तो आप लोग जानते ही होंगे। मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट। ये वैजंतीमाला का आप चित्र देखिए। वैजंतीमाला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट। वैजंतीमाला ने भी इसका प्रयोग किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन जो रति अग्निहोत्री है उन्होंने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि जो रति अग्निहोत्री है वो 1980 के काल के समय की होगी और उस समय फिल्मों में काफ़ी सुधार हो गया था। तो हो सकता है कि उस समय इस मेकअप सामग्री के बारे में जो अभिनेत्री थी रति अग्निहोत्री, उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना हो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर ऑफ ए बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। स्टेबल मतलब अस्तबल।
द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, वाज इन द अप स्टेयर ऑफ ए बिल्डिंग, वो एक बिल्डिंग में ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर था। दैट वाज बिलीव्ड, जिसके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता था, टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, कि किसी समय वो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल रहा होगा। ये रॉबर्ट क्लाइव का जो चित्र है आप लोग देखिए। ए डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। ऐसा कहा जाता है कि शहर के अंदर कम से कम 1 दर्जन जो जगह ऐसी थी जो जहाँ उसका निवास स्थान था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग। अपने छोटे से जीवन काल में और उससे भी जो छोटा काल था जिसमें वो मद्रास में रुका था, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग। ऐसा लगता है अपने छोटे से जीवन काल में जब वो मद्रास में रुका था तो वो काफ़ी बार इधर से उधर गया था। बिसाइड फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, रिमोट दूर, एंड मैरिंग ए मेडन इन सेंट मेरीज चर्च इन फोर्ट एस.टी. जॉर्ज इन मद्रास। मेडन का मतलब होता है युवती या कुंवारी लड़की। इसके अलावा भारत के दूर कोनों में उसने असंभव लड़ाइयाँ भी लड़ी और सेंट जॉर्ज किले के सेंट मेरी चर्च में एक युवती से विवाह भी किया। अब जो मेकअप, अब आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब बात आ रही है मेकअप रूम के बारे में कि इसमें इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मेकअप रूम है वो कैसा दिखाई देता था। द मेकअप रूम, जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम है, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून। जो मेकअप रूम था वो एक नाई की दुकान के जैसा दिखाई देता था। विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स, अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, मिरर्स बोलते हैं शीशा, जहाँ पर आधा दर्जन बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे जिसके हर कोण के ऊपर लाइटें लगी हुई थी, बल्ब लगे हुए थे। दे वर ऑल इनकंडेंसेंट लाइट्स, वे सभी असहनीय लाइटें थी, अत्यधिक रोशनी वाली लाइटें थी। सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी, फियरी मिजरी झुलसाने वाला कष्ट, ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप कल्पना कर सकते हो कि जो लोग मेकअप करवाने के लिए आते थे उनको कितने झुलसाने वाले कष्ट का सामना करना पड़ता था। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली। जो मेकअप डिपार्टमेंट था पहले उसको एक बंगाली के द्वारा संभाला गया। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट, वो स्टूडियो के लिए इतना बड़ा हो गया कि स्टूडियो को तुच्छ समझने लग गया और उसको छोड़ करके चला गया। ही वाज सक्सीडेड बाय ए महाराष्ट्रियन, इसके बाद इसको एक महाराष्ट्रियन ने संभाला। हु वाज असिस्टेड सहयोग करना, बाय ए धारवाड़ कर्नाडिगा, एन आंध्रा, ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एन एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल। जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसको एक महाराष्ट्रियन ने संभाला और उसका सहयोग धारवाड़ कर्नाडिगा, एक एन आंध्रा, एक आंध्र का निवासी था, ए मद्रास इंडियन, एक मद्रासी था, एक क्रिश्चियन था, एन एंग्लो ब्रिमिज था, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और कई स्थानीय तमिल लोग थे वो उसकी सहायता किया करते थे। स्टूडेंट्स का इसका प्रश्न बनेगा कि मेकअप रूम को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक क्यों माना जाता था? तो इसलिए माना जाता था कि यहाँ लगभग भारत से आए हुए सभी क्षेत्र के जो लोग थे वो काम करते थे। All these shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. National integration, राष्ट्रीय एकता। All these shows, इससे ये पता चलता है that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. इससे ये बात पता चलती है कि जब ऑल इंडिया रेडियो और जो दूरदर्शन है वो अपने कार्यक्रमों के अंदर एकता के कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगे, उसके पहले से ही यहाँ पर राष्ट्रीय एकता थी। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू ए हिडियस क्रिम्जन ह्यूड मोनस्टर।
हिडियस का मतलब होता है भयानक, घिनौना, और ह्यूड का मतलब होता है रंग वाला। पोशंस का मतलब द्रव, लोशंस चमड़ी को तरोताजा बनाने वाला द्रव। ये जो राष्ट्र ये जो मेकअप करने वाले जो लोग थे, दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये जो राष्ट्रीय एकता से ओतप्रोत जो मेकअप करने वाले जो लोग थे, कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू ए हिडियस क्रिम्जन ह्यूड मोनस्टर, ये किसी भी सज्जन से दिखाई देने वाले व्यक्ति को एक भयानक से लाल रंग के राक्षस के रूप में बदल सकते थे। क्रिम्जन का मतलब होता है लाल रंग का। विद कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्रक लॉट्स ऑफ पैनकेक्स एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, जो ट्रक भर भर के जो मेकअप सामग्री आती थी पैनकेक उसके द्वारा, और कई प्रकार के जो पोशंस और जो लोशन वगैरह होते थे जिनको वो बर्तन में घोल करके रखते थे, उनके द्वारा वो किसी भी आदमी को एक राक्षस के रूप में बदल देते थे। यानी इस प्रकार का उत्तेजक मेकअप किया जाता था कि आदमी राक्षस जैसा दिखाई दे। लाल गाल कर दिए, चेहरा सफ़ेद रंग का कर दिया, होठों पे मतलब कलर रंग लगा दिया, इस तरीके से अजीब सा दिखाई देता था। वो बहुत उत्तेजक रंग होते थे वो। अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि किस प्रकार का मेकअप किया जाता था। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, उन दिनों लगभग सारी जो शूटिंग थी वो स्टूडियो के अंदर ही होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर, और केवल 5% जो फिल्में हैं वो बाहर शूटिंग होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़ टू बी मेड टू अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रजेंटेबल इन द मूवी। मैं मानता हूँ, आई सपोज द सेट एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly, ugly बोलते हैं कुरूप, in order to look presentable in the movie। मैं ऐसा मानता हूँ कि मंच की जो रोशनियाँ थी, स्टूडियो थे, वो उनको इस चीज़ की आवश्यकता थी कि लड़के लड़कियों को किस प्रकार से वो कुरूप बनाए ताकि उन्हें फिल्मों के अंदर प्रस्तुत किया जा सके। एक बार इसको दोबारा देखिए। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़, मैं मानता हूँ कि जो सेट और जो स्टूडियो लाइट थी उनको ऐसे लड़के लड़कियों की आवश्यकता थी जिनको वो मेकअप करके एकदम कुरूप बना सके ताकि उनको फिल्मों के अंदर प्रस्तुत किया जा सके। ए स्ट्रिक्ट हियरार्ची वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। हियरार्ची का मतलब होता है पदानुक्रम। ए स्ट्रिक्ट हियरार्ची पदानुक्रम, क्रम संख्या 1 2 3 4। ए स्ट्रिक्ट हियरार्ची वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट था इसमें भी एक बहुत ही कठोर पदानुक्रम का पालन किया जाता था। ऐसा नहीं था कि हर किसी का मेकअप कर देता था, सबके अलग अलग स्टैंडर्ड थे। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली, जो मुख्य मेकअप मैन था वो जो मुख्य नायक और नायिका थे उनका मेकअप करते थे। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो, और जो उनका जो सहयोगी होता था वो सेकंड हीरो का, जैसे कि हीरो की बहन है, हीरो का भाई है, हीरो का दोस्त है, इनका मेकअप किया करता था। एंड हीरोइन, हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ, और जो उनसे भी नीचे जो मेकअप करने वाले होते थे वो मेन कॉमेडियन का, और जो छोटे मोटे रोल किया करते थे उनका मेकअप किया करते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, जो कलाकार थे जो भीड़ का रोल अदा करते थे वो ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी थे। ऑफिस बॉय का मतलब होता है सहायक, जो सामान को इधर से उधर ले जाते हैं या छोटा मोटा मेकअप किया करते हैं या किसी प्रकार की हेल्प कर दिया करते हैं। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, यहाँ तक कि जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट है उसका भी एक ऑफिस बॉय था, उसका भी एक असिस्टेंट था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, उन दिनों जब क्राउड शूटिंग चलती रहती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जाइंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। अगर
ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, उन दिनों जब वहाँ भीड़ की शूटिंग चलती रहती थी, यू कुड सी ही मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जाइंट वेसल, आप उनको एक बड़े बर्तन के अंदर जो मेकअप सामग्री है वो घोलते हुए देख सकते थे। एंड स्लेपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और उनको भीड़ के ऊपर पोत दिया करते थे, एक बड़ा सा ब्रश लेकर के सबके चेहरों के ऊपर कलर लगा देते थे और मेकअप कर दिया करते थे। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोग्रेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, पोर बोलते हैं छिद्र, उनका विचार था मेकअप सामग्री लगा करके उनके चेहरे के प्रत्येक छिद्र को बंद कर देना। ही वाजंट, अब इसके बारे में प्रश्न बनेगा कि ऑफिस बॉय कौन था और वो हताश क्यों था, तो इसके बारे में ध्यान से पढ़ना होगा आपको। ही वाजंट एग्जैक्टली ए बॉय, वो वास्तव में कोई लड़का नहीं था। ही वाज इन हिज अर्ली 40s, वो लगभग 40 साल का था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर और ए टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, वो कोई वास्तव में लड़का नहीं था। वो एक 40 साल के आसपास का आदमी था। वो फिल्म स्टूडियो के अंदर एक स्टार एक्टर बनने के लिए या कोई फिल्म स्टोरी लिखने के लिए या गीत लिखने के लिए आया था। ही वाज बिट ऑफ ए पोएट, और वो थोड़ा बहुत कवि भी था। इन दोज डेज आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, अब यहाँ अशोकामित्रन खुद के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या काम करते थे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पूछा जाता है कि लेखक का क्या काम था। इन दोज डेज आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, मैं उन दिनों एक कोठरी में काम करता था। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़, जिसके दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज़ थी। फ्रेंच विंडो मतलब जिसके जो गेट है बाहर की तरफ खुलते हों। इट डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़, मुझे उस समय पता ही नहीं था कि इनको फ्रेंच विंडो कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप, टीयर फाड़ना। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। मुझे मेरी डेस्क पर बैठे बैठे अखबार फाड़ते हुए देख करके, सुबह शाम अखबार फाड़ते हुए देख करके अधिकतर लोग ये सोचते थे कि मेरे पास करने को कोई काम नहीं था। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, ऐसा लगता है कि बॉस भी ऐसा ही सोचते थे। सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ग इन टू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, एक्सटेंडेड विस्तृत। इसलिए अगर किसी को भी ऐसा महसूस होता कि मुझे करने के लिए कुछ काम दिया जाना चाहिए, वो आके मेरी कोठरी में आ धमकता और मुझे एक बड़ा सा भाषण दे देता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेचरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। परवर्ट्स बोलते हैं बदनाम लोगों को। तो जो ऑफिस बॉय था उसके मन में ये बात थी कि मैं जाके लोगों को बोलूं कि कैसे एक महान साहित्यिक प्रतिभा ऐसे डिपार्टमेंट में खराब हो रही है जो कि केवल नाइयों के लिए और बदनाम लोगों के लिए था। यानी उसको लगता था कि वो एक बहुत बड़ा कलाकार है, लिरिक्स राइटर है, और मुझे जाके लोगों को बताना चाहिए कि देखो इतना इतना बड़ा कलाकार आदमी है, वो एक ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर सड़ रहा है जहाँ जो कि नाइयों के लिए बना हुआ है, बदनाम लोगों के लिए बना हुआ है। सून आई वाज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, मैं जल्दी बैठे बैठे प्रार्थना करता रहता था कि दिन भर भगवान करे तो भीड़ की शूटिंग चलता रहे और वो मेकअप करता रहे, मेरे पास आया ही नहीं। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, क्योंकि इससे कोई भी कम चीज़ मुझे उसके महाकाव्य से बचा नहीं सकती थी। वो आके मुझे बोलता कि मैं सबको बोलूँ, और इसलिए मैं प्रार्थना करता था भाई भीड़ की शूटिंग चलती रहे और ये इसमें बिजी रहे। वो इन all instance of frustration, in all instance of frustration you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोट मंगलम सुबु। कुंठा के सभी मामलों में आप हमेशा पाएंगे कि क्रोध एक व्यक्ति को खुले में अथवा गुप्त रूप से निशाना बनाता है।
द दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड। और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर के जो आदमी था उसको इस बात का विश्वास था दैट ऑल हिज वूज बोलते हैं मुसीबतें, इग्नोमिनी अपमान, एंड नेग्लेक्ट उपेक्षा, वर ड्यू टू कोट मंगलम सुबु। अगर किसी आदमी को हताशा होती है तो हमेशा से उसका जो गुस्सा है किसी एक व्यक्ति पर निकलता है, चाहे वो खुले रूप से निकले या छिपा हुआ निकले। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वूज, इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोट मंगलम सुबु। और इसी प्रकार से ये जो मेकअप ऑफिस बॉय था इसका मन में ये था कि उसकी जितनी भी जो मुसीबतें हैं, अपमान है और जो पीड़ा है, उन सब का एक ही कारण है कोट मंगलम सुबु। इसके बारे में प्रश्न बनेगा कि सुब्बू कौन था, उसको जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे क्यों माना जाता था। तो इसके बारे में देखिए, ये सुब्बू का आप चित्र देखिए पहले। सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे आता था। ही कुडंट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन ओवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हेड। उसकी जो शुरुआत हुई थी फिल्मों के अंदर वो भी उतनी उत्साही नहीं हुई थी जितना कि हमारा ये जो बूढ़ा मेकअप बॉय है उसकी हुई थी। ऑन द कंट्रेरी के बजाय ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम। इसके बजाय उसको तो बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित और जो कठिन समय है उसका सामना करना पड़ा था। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर, जब उसने अपना कैरियर शुरू किया, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़। तो उस समय कोई भी ढंग की स्थापित फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी या स्टूडियो नहीं थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और जहाँ तक शिक्षा की भी बात की जाए, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, विशेष तौर पर औपचारिक शिक्षा की बात की जाए, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर बॉय। अगर औपचारिक शिक्षा की बात भी की जाए तो सुब्बू हमारा जो ये लड़का था ऑफिस बॉय इससे आगे नहीं था। बट बाई ए वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, लेकिन उसमें एक गुण था कि वो ब्राह्मण था। ए वर्च्यू इंडीड, ये वास्तव में उसका एक गुण था। बट बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, लेकिन एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण ए वर्च्यू इंडीड, जो वास्तव में उसका एक गुण था, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर इन्फ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपुल। ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण उसे अच्छी परिस्थितियों और अच्छे लोगों से मिलने का अवसर मिला। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, उसमें हर समय खुश दिखाई देने की योग्यता थी। इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म, चाहे उसका हाथ किसी फ्लॉप फिल्म में क्यों ना हो, फिर भी वो हर समय खुश रहता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उसके पास हमेशा सबके लिए काम था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो हमेशा खुद कभी कोई काम नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी बोलते हैं वफादारी, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल मुखिया बॉस कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन उसकी जो वफादारी की भावना थी, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल, इस चीज़ ने उसे उसके बॉस की नज़रों में ला दिया कंप्लीटली। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और वो अपनी सारी रचनात्मकता को अपना जो बॉस है उसके फ़ायदे के लिए काम में लेता था। ही वॉज द टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्मों के लिए एक उपयुक्त आदमी था। हेयर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, वो एक ऐसा आदमी था, वो उस समय प्रेरित हो सकता था जब उसे निर्देश मिलता था। अगर उसको बोला जाता द रेट फाइट्स द टाइग्रेस, चूहा बागिन से, द रेट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक पिटी ऑन द कप्स एंड टेंट्स देम लविंगली। अगर उसे बोला जाता कि भाई ऐसा सीन है, द रेट फाइट्स द टाइग्रेस, जो चूहा है
वो बागिन से लड़ता है अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड किल्स हर, और उसे मार देता है। बट टेक्स पीटी ऑन द कप्स, लेकिन उसके बच्चों पर दयाल करता है, एंड टेंड देम लविंगली, और उसे प्यार से दुलारता है। हालांकि ये बात असंभव है, लेकिन अगर सुब्बू को ऐसा भी बोल दिया जाता कि ऐसा करना है तो ऐसा शॉट करने के लिए तैयार रहता। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ द रेड पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मुझे पता नहीं सीन कैसे, दृश्य कैसे करना है ये। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर ऐसा बोल देता। एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ रेड पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। और जो सुब्बू है वो 4 तरीके लेकर के आ जाता कि कैसे जो चूहा है वो जो पीड़ित जो बागिन है उसके बच्चों पर प्यार लुटा रहा है। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ। लेकिन प्रोड्यूसर बोल देता अगर कि अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे इतना प्रभावशाली नहीं लग रहा है, तो इसके बाद भी नाराज़ नहीं होता। द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन ए मिनट सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 more alternatives। जो प्रोड्यूसर ऐसा बोल देता और कुछ ही मिनटों के अंदर जो सुब्बू है वो 14 से अधिक विकल्प लेकर के और आ जाता कि देखो इसने ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। थकता नहीं था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विथ ए मैन लाइक सुब्बू अराउंड। जब सुब्बू जैसा आदमी आसपास हो तो फिल्म निर्माण करना बहुत ही आसान हो जाता था। एंड इफ़ देयर वाज ए मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इट वाज सुब्बू। एंड इफ़ देयर वाज ए मैन, यदि कोई ऐसा आदमी था, हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, कि जेमिनी स्टूडियो के सुनहरे काल के अंदर कोई ऐसा आदमी था जो काम करने के अलावा दिशा निर्देश और डायरेक्शन भी कर सकता था और दिशा निर्देश भी दे सकता था, तो वो एक ही आदमी था, वो था सुब्बू। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट। सुब्बू की एक अलग से कवि के रूप में एक अलग से भी पहचान थी। एंड दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हाई फॉर्म्स, हालांकि वो बहुत ज़्यादा जटिल और ऊंचे दर्जे की जो कविता है वो करने में सक्षम था। ही डेलिबरेटली जानबूझकर चोज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेज बोलते हैं जन सामान्य लोग। हालांकि वो ऊंचे दर्जे की जो कविताएं हैं वो कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसी कविताएं लिखी जो कि जन सामान्य के को आसानी से समझ में आ सके। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड छोटा कर देना हिज लिटरेचरी अचीवमेंट, और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट। उसके आलोचकों का ऐसा लगता है कि फिल्मों में उसकी जो सफलता थी उसने उसकी जो साहित्यिक जो कविता की जो प्रतिभा थी उसको ढक दिया या कम कर दिया, साहित्यिक उपलब्धियों को कम कर दिया। ही कंपोज्ड several truly original story poems in folk refrain जन सामान्य की लैंग्वेज एंड डिक्शन, एंड आल्सो ए रोट ए स्प्रलिंग फैला हुआ नोवेल थिलियाना मोहनाबल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एच्ड का मतलब होता है कुशलता से तराशे हुए कैरेक्टर्स। उसने लोक संगीत एवं शब्दावली में कई सारी सच्ची मौलिक कथात्मक कविताएं रची और एक विस्तृत उपन्यास थिलियाना मोहनबाल लिखा जिसमें दर्जनों कुशलतापूर्वक तराशे हुए पात्र हैं। He quite successfully recreated the mood and the manner of देवदासीज of the early 20th century। उसने 20वीं सदी की शुरुआत में देवदासियों के ढंग और धारणाओं को सफलतापूर्वक पुनर्निर्मित किया। He was an amazing actor। वो एक अद्भुत कलाकार था। He never aspired to the lead role। उसने कभी भी मुख्य भूमिका की इच्छा जाहिर नहीं की। But whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main player। लेकिन जो भी साइड रोल उसको मिला करते थे फिल्मों के अंदर, वो इस प्रकार से परफॉर्म करता था कि उसको मुख्य नायक से भी बहुत अच्छा मतलब उसको किया करता था। वो इतना बढ़िया कलाकार था वो। He had a genuine love for anyone he came across
and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances का मतलब होता है जान पहचान वाले. He had a genuine love for anyone. उसके ही came across, जो भी उसको मिलता था उसके प्रति उसके मन में बहुत प्रेम रहता था. And his house was a permanent residence for dozens of near and far relation and acquaintance. और उसका जो घर है वो दूर के जो दर्जनों जो दूर के और पास के रिश्तेदार थे या जान पहचान वाले थे उनका परमानेंट मतलब ठहरने की जगह थी वो. इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम. ऐसा लगता था कि सुब्बू को हालांकि ये पता था कि वो कितने लोगों को खाना खिला रहा था, उनमें से कितने लोगों को सहारा दे रहा था. सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, कितना एक उदार और लापरवाह आदमी. एंड येट ही हैड एनिमीज़, और फिर भी उसके दुश्मन थे. वाज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस. इंटीमेट घनिष्ठ, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बॉस के एक थोड़ा नज़दीकी में था और बिल्कुल घनिष्ठ था. और वाज इट हिज जनरल डेमेन्योर व्यवहार देर रिजेंबल्ड ए साइकोफेंट्स. यह ऐसा इसलिए था कि वह अपने सामान्य व्यवहार के अंदर थोड़ा चापलूस लगता था. और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या वो हर चीज़ों के बारे में अच्छा बोलने को तैयार रहता था. और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या सब चीज़ों के बारे में वो अच्छा बोलने को तैयार रहता था और ये बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती थी. इन एनी केस, कुछ भी हो, देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विच द डायरेक्ट थिंग फॉर सुब्बू. कुछ भी हो, मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऐसा भी आदमी था जो हमेशा सुब्बू के लिए बुरा ही सोचता था. और वो आदमी कौन था वो आपको पता ही है, ऑफिस बॉय. यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, बट इन द अटेंडेंस रोल ही वाज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट. कॉम्प्रोमाइजिंग शामिल होना. ए लायर एंड असेंबली ऑफ राइटर एंड पोएट्स. यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, आप सुब्बू को हमेशा बॉस के साथ देख सकते थे. बट इन द अटेंडेंस रोल्स, लेकिन जो रजिस्टर था, बट इन द अटेंडेंस रोल ही वाज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट. आप सुब्बू को हमेशा बॉस के साथ देख सकते थे, किंतु हाजिरी लेते समय वह एक ऐसे विभाग से संबंधित था जिसे कि स्टोरी डिपार्टमेंट कहा जाता था, कथा विभाग, जिसमें एक वकील, लेखक और कवियों का एक दल भी शामिल था. द लायर वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र. जो वकील था उसको कानूनी सलाहकार कहा जाता था. बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन सब उसे उल्टा मानते थे. यानी वो था तो कानूनी सलाहकार देने वाला, लेकिन काम सारे उल्टे करता था वो. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक अत्यंत प्रतिभाशाली हीरोइन. हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो अत्यंत गुस्से वाली थी. वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार सेट के ऊपर गुस्से में फट पड़ी. वाइल एवरी वन स्टूड स्टंड, जब सब कुछ उसको गुस्से में देख के एकदम सन्न हो गया. द लायर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, तो जो वकील है उसने चुपचाप रिकॉर्डिंग करने वाला इक्विपमेंट चालू कर दिया, यंत्र चालू कर दिया. व्हेन द एक्ट्रेस पास्ड फॉर ब्रीथ, जब हीरोइन सांस लेने के लिए रुकी. द लायर सेड टू हर, वकील ने उसे कहा, 1 मिनट प्लीज़, एक बार रुको. एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को दोबारा चालू कर दिया. देयर वाज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. हालांकि जो हीरोइन है उसने निर्माता के विरुद्ध कोई ऐसा भी कोई आरोप नहीं लगाया था या कोई ऐसी अश्लील बात नहीं कही थी, कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जब उसने अपने जो रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को दोबारा इक्विपमेंट के द्वारा दोबारा सुना, शी वाज स्ट्रक डम्ब, वो एकदम गूंगी हो गई. ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड देहात, वह एक देहात से आई हुई लड़की थी. शी हैडंट गॉन थ्रू
all the stage of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. वह एक ऐसी लड़की थी जो गांव से आई थी। वह इन सांसारिक अनुभवों के हर चरण से नहीं गुजरी थी जो प्राय महत्व की स्थिति और कुतर्क को आगे बढ़ाते हैं, और उसने अपने आप को इसमें बंधा हुआ पाया। यानी वो लड़की दुनियादारी जानती नहीं थी और गुस्सा करके वो उसके अंदर फंस गई थी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। वो कभी भी उस डर से बाहर नहीं निकली जो उसने उस दिन महसूस किया कि हम ऐसे बोल सकते हैं ना, हमारी रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। इसके बाद वो डरी हुई रहने लग गई। दैट वाज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। यह एक संक्षिप्त और प्रतिभावान जो हीरोइन थी उसकी एक्टिंग कैरियर का अंत हो गया था। द लीगल एडवाइज़र हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट। लीगल एडवाइज़र जो एक स्टोरी डिपार्टमेंट का सदस्य भी था, हैड अनविटिंगली ब्रोट अबाउट दैट सैड एंड। उसने न चाहते हुए भी उस हीरोइन के कैरियर का अंत ला दिया। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, खादी धोती विथ ए स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट। अब इसको देखिए आप। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। उस समय जो डिपार्टमेंट है उसका हर सदस्य एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहना करता था। यूनिफॉर्म क्या थी? खादी धोती, उसके साथ में विथ ए स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, और इसके साथ में ही थोड़ा सा बड़े आकार का दर्जी का सिया हुआ ढीला ढाला एक सफ़ेद कुर्ता। और जो लीगल एडवाइज़र था वो क्या पहनता था? द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स एंड ए टाई। जो बाकी लोग थे वो खादी के धोती कुर्ते पहनते थे। जो लीगल एडवाइज़र था एडवाइज़र वोर पैंट्स एंड ए टाई, वो पैंट और टाई पहनता था। एंड समटाइम्स ए कोट, और कई बार कोट भी पहनता था ऊपर बंद गले तक का। दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो कि कोट ऑफ मेल की तरह दिखाई देता था। कोट ऑफ मेल का मतलब होता है एक प्रकार का कवच। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, ए न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीत्स एंड खादित्स। प्राय वह अकेला और असहाय सपने लेने वालों की भीड़ के अंदर एक ठंडे तर्क वाला आदमी था। गांधीवादियों और खादी पहनने वालों की सभा में वह एकदम अलग थलग व्यक्ति लगता था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, कई दूसरे लोगों की तरह वो भी बॉस के पास के नज़दीक का आदमी था। तो उसे भी ही वाज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, एंड दो a lot of raw stock and pancakes were used on it, not much came of the film. Like so many of those who were close to the boss, जो दूसरे लोग जो बॉस के पास रहते थे उनकी तरह ही उसे भी एक फ़िल्म निर्माण का एक मौका दिया गया। और हालांकि काफ़ी जो पेनकेक है और जो सामग्री है वो इसमें काम में आई। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, फिर भी फिल्म चली नहीं। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और इस वजह से जो बॉस है उन्होंने एक दिन स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टांस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ए लायर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और एक दिन जो बॉस है उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टांस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, और मानव इतिहास के अंदर ये शायद ऐसा पहला उदाहरण होगा वेयर ए लायर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्यों जहाँ पर एक वकील ने अपनी नौकरी इसलिए खो दी क्योंकि जो कवि हैं उनको घर जाने के लिए बोल दिया गया था।